हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 वाला है और आप लोगों को पता ही है कि एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ मैं। तो चलिए आज के वीडियो में 2019 दिसंबर वाले पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? पहला विकल्प है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत और चौथा है वॉसजेस पर्वत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स? तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में जानना आवश्यक है। तो भ्रंशोत्थ पर्वतों को दोष पर्वतों के रूप में भी जाना जाता है और इनका निर्माण होता है प्राकृतिक दोषों के कारण, यानी सेल के टूटने फूटने से इनका निर्माण होता है। इस प्रश्न में भ्रंशोत्थ पर्वत है वॉसजेस पर्वत, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए लिखा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन बी है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में पहला इसका विकल्प सही है, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए सही व्याख्या है ए की, दोनों ही इसमें सही हैं। पहला विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा कथन है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो तीनों ही कथन बिल्कुल ही सही लिखे हुए हैं। ए बी सी तीनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। सेलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला विकल्प है मध्यमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो हैं वह किस परत में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है लोगों के आवागमन से, दूसरा विकल्प है घरों की पास पास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से और चौथा विकल्प है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए लिखा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कथन बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो स्थायी पवनों के बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं और पश्चिमी एवं पूर्वी इनके उदाहरण हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है।
तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें लिखा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ये दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, ये लंबी अवधि में सामान्य मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है और इसको बदलने में सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों वर्ष भी लग जाते हैं, इसलिए ये पहला गलत है। दूसरे में लिखा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु अक्षांश, महासागरीय धाराओं, उन्नयन, राहत, प्रचलित हवाओं आदि से प्रभावित होती है। बी भी गलत है, ए भी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, ए और बी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। लिखा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला विकल्प है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है मोम। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है अंटार्कटिका में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। लिखा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। सही नहीं यानी गलत कथन पूछा गया है। चौथा इसमें गलत है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये गलत है क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, क्योंकि कुछ क्रिस्टली और चमकदार रूप में हैं, कुछ खनिज संरचना में कठोर हैं, तो ये सभी अधात्विक नहीं हैं, इसीलिए चौथा गलत है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए, यानी कि मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। नर्मदा आखेट और संग्रहण यानी दूसरे से, वज्जी इसे मिला देंगे आरंभिक गणतंत्र पहले से, गारो पहाड़ियां इसे मिलाएंगे आरंभिक कृषि पांचवें से, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर तीसरे से मिला देंगे और सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रथम नगर। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। लिखा है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसमें कथन बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए में गलत लिखा हुआ है। ए गलत, बी सही, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोग नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन बी है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या बी नहीं है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पहला विकल्प है कांगड़ा शैली की चित्रकला, दूसरा है गिरनार का शैल अभिलेख, तीसरा है पादशाहनामा चित्रकला और चौथा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसमें कहा गया है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला विकल्प है सरकारी संस्थानों में, दूसरा है एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप के राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में हैं। कथन ए में लिखा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें कथन ए गलत है, लेकिन कथन बी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य है। पहला विकल्प है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य है। पहला विकल्प है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सीजर एरा, और चौथा है बिफोर कंटेम्पोरेरी एरा। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आज हम यह कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। पहला विकल्प है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, दूसरा है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तीसरा है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पहला विकल्प है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया होगा, तीसरा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, और चौथा है संभवतः नदियां सूख गईं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ए सही है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, बी सही है जंगलों का विनाश हो गया होगा, और डी सही है संभवतः नदियां सूख गई होंगी लेकिन पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकता। ए बी डी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। पहला विकल्प है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं, तीसरा है बोधिसत्वों को स्वीकारा नहीं गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, और चौथा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गईं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या याद रखना है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी, और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। पहला है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, दूसरा है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया, तीसरा है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और चौथा है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है। पहला विकल्प है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, दूसरा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, तीसरा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, और चौथा है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे।
गलत कथन पूछा गया है। दूसरा इसमें गलत है, अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। ये गलत है क्योंकि उनके पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। पहला विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध विहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। और चौथा है जनता को मतदान का अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तीसरा इसका उत्तर होगा जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तीसरा इसमें इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। पहला विकल्प है लद्दाख। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है सिक्किम। और चौथा है हिमाचल प्रदेश। छोटा तिब्बत कहा गया है लद्दाख को। पहला विकल्प इसमें। अगला प्रश्न है भारत में अपीली प्रणाली किसे कहते हैं। पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है। पहला विकल्प है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तीसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। और चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की लक्षण नहीं है पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। क्योंकि महानदी और कृष्णा नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, इसलिए ये गलत है और यहाँ लिखा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। पहला विकल्प है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। और चौथा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है दूसरा विकल्प कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है, ये मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, ये भी गलत है क्योंकि यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। दूसरा इसके बारे में सही है कि इससे कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। पहला विकल्प है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा है पवन अरब सागर से बंगाल खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और चौथा है पवन स्थल भाग से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसीलिए भारत के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में शरद ऋतु में वर्षा होती है।
अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। तीसरा है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। और चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा है कार्यस्थलों पर, तीसरा है वैवाहिक संबंधों पर और चौथा है सड़कों पर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? पहला विकल्प है विधानसभा के सदस्य, दूसरा है संसद के सदस्य, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पहला विकल्प है पटवारी, दूसरा है नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और चौथा है लेखपाल। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है नगर निगम वार्ड काउंसलर। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या हैं? पहला विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश, दूसरा है बच्चों के लिए हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चौथा है अति पिछड़ी जातियां। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अनुसूचित जनजातियां। अगला प्रश्न है, बीच में जो पेडागोजी के प्रश्न थे उनको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में स्वीकारा गया है? पहला विकल्प है समानता, दूसरा है जीवन, तीसरा है न्याय और चौथा है आजादी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जीवन। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है MK गांधी और चौथा विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो विविधता में एकता के मुहावरे का निर्माण किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। पहला विकल्प है एकतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र और चौथा है अल्पतंत्र। तो 2006 में नेपाल सरकार का रूप बदलकर लोकतंत्र हो गया। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये दिसंबर 2019 वाला पेपर था। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।